हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 31st मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट जो मैं करा रही हूँ 30 मॉक टेस्ट मेरे हो चुके हैं। अगर जिनको पहली बार जिन्होंने देखा हो ये वीडियो, वो मेरे पिछले मॉक टेस्ट को देख लें जाके, बहुत ही अच्छा है। इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो के उसका लिंक दे दूँगी जो कि प्ले लिस्ट में रहेगा और सारे मॉक टेस्ट एक ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ पिछले सारे मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट जो है वो टीजीटी पीजीटी के लिए, जो यूपी का अभी वैकेंसी निकली है उसके लिए, आरपीएससी की जो लेक्चरर की टीचर की वैकेंसी आती है उसके लिए, डीएसएसबी और नेट जेआरएफ में भी एलटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है जो उत्तराखंड का, उसमें भी यूज़फुल होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है भारतीय इंडियन स्कल्पचर से है, मूर्तिकला से रिलेटेड है, जो कि कुषाण कालीन और मथुरा कालीन, सारे जो मौर्य वंशज गुप्त कालीन कलाकृतियाँ थी, जो मूर्तिकला थी, उसके बारे में ये है। तो मेरे मॉक टेस्ट का जो रूल है मैं बता देती हूँ आपको कि पहले मैं 20 क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन करूँगी। आप पेपर पेन लेके बैठेंगे मेरे साथ और अपने खुद से ट्राई करेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है। और उसके बाद मैं आंसर की लेके आती हूँ। आंसर की मेरा बहुत ही डिटेल में होता है डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ये पूरा आप चैप्टर एक तरह से समझ लेते हैं मेरे इस मॉक टेस्ट में। मैं पूरी तरह से चैप्टर समझा देती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। कुषाण कालीन मथुरा कला का समय क्या था? 2री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक, या 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी, 4थी से 6ठी, या 6ठी से 6ठी शताब्दी, मीन्स एक ही शताब्दी के बीच में। दूसरा क्वेश्चन था कुषाण कालीन कला का मुख्य केंद्र क्या था? मथुरा, वाराणसी, गया, लुम्बिनी। मथुरा की कला में कौन सी कला का समन्वय हुआ? ईरानी तथा यूनानी, यूनानी तथा इटालियन, चीनी तथा जापानी, भारतीय तथा यूनानी। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन था मथुरा मूर्तियाँ अधिकांशतः किस पत्थर से बनी हैं? ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर, काला पत्थर, संगमरमर। 5th क्वेश्चन है बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वप्रथम कहाँ बनी थी? मथुरा, गांधार, वाराणसी या गया में। गांधार शैली का जन्म किस शैली के सम्मिश्रण से होता है? भारतीय मूर्ति शैली, यूनानी मूर्ति शैली, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, गांधार क्षेत्र के पूर्व में कौन सी नदी स्थित थी? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या सतलज नदी। गांधार कला का मुख्य विषय क्या था? जैन, हिंदू, बौद्ध या शिव। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बैठाकर धर्म का उपदेश दिया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में, लुम्बिनी में, गया में या सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 10, मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर था? बोधगया, गांधार, सारनाथ, कपिलवस्तु। किसने अपने लेखों की वजह से काशी का खोज किया था? कुमार स्वामी, श्री डेक्कन, रामचंद्र शुक्ल, जे.एम. अहिवासी ने। क्वेश्चन नंबर 12, चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप सांची में है, महाराष्ट्र, सारनाथ, वाराणसी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 13, धर्मराजिका नामक स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक, पुष्यमित्र, दशरथ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, विशाल बोधिसत्व प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? मथुरा, गांधार, सारनाथ, सांची। क्वेश्चन नंबर 15, अहित छत्र की किस काल की वास्तुकला तथा मूर्तिकला का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था? मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, कुषाणकालीन या शुंगकालीन। क्वेश्चन नंबर 16, कांस्य की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? मथुरा संग्रहालय, कराची संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय में या राष्ट्रीय संग्रहालय। ऐहोल के लड़खान मंदिर की और उसकी मूर्तियाँ किस काल की हैं? कुषाणकालीन, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, पल्लवकालीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रलंब बाहु की प्रतिमा किसकी है? किस भगवान से रिलेटेड है? कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति कहाँ संग्रहित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मथुरा संग्रहालय मथुरा, पटना संग्रहालय पटना। विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा मथुरा की उत्कृष्ट प्रतिमा किस
सन की है, ठीक है, किस शताब्दी की है, 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी या पहली शताब्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए मेरे 20 क्वेश्चंस, जो सिर्फ क्वेश्चन थे। अभी मैं आंसर की देने जा रही हूँ। जिन लोगों का हो गया हो मेरे साथ आंसर की देख लें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो वीडियो को पॉज करके फिर से आंसर अपना सॉल्व कर लें। आप एक बार ट्राई किया करिए ज़रूर से ये वाला मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग को अपने आप को चेक करने में काफ़ी हेल्प होगी कि आपने कितने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हैं और आपका अभी कितना प्रिपेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसका आंसर की। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आंसर की। पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा, कुषाणकालीन मथुरा कला का समय क्या था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 2, सेकेंड नंबर, कुषाणकालीन कला का मुख्य केंद्र क्या था। कुषाणकालीन कला का मुख्य केंद्र जो था वो मथुरा था। राइट आंसर इज ए, मथुरा। ठीक है, इस युग में कला का कार्य क्षेत्र विस्तृत था, अतः मथुरा इस युग की कला का मुख्य केंद्र था। इसके 2 कारण थे। पहला ये था कि कुषाण नरेश की राजधानी थी और उन नरेशों का संरक्षण प्राप्त था। दूसरा यह कि मथुरा उत्तरी भारत के उस काल का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो पश्चिमोत्तर भारत में तक्षशिला, पूर्वी भारत में कौशाम्बी, वाराणसी और पाटलिपुत्र तथा दक्षिण में विदिशा और प्रतिष्ठान तक के व्यापारी मथुरा होकर आया जाया करते थे। बौद्ध तथा जैन धर्म ने व्यापारिक तथा धनिक वर्ग लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था। इस वजह से आर्थिक दृष्टि से संपन्न मथुरा भारत के उन प्रमुख थोड़े नगरों में से एक था जहां प्राचीन भारत के 4 धर्मों यथा ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और लोक धर्मों का समन्वय हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुषाणकालीन जो मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र मथुरा क्यों हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मथुरा की कला में कौन सी कला का समन्वय हुआ था। मथुरा की कला में विभिन्न कला संस्कृतियों का समन्वय हुआ था, जिसमें भारतीय कला की धार्मिकता, ईरानी कला का बाह्य सौंदर्य और यूनानी शारीर का समानुपातिक आकर्षण तथा इन तीनों के योग से मथुरा की कला की चारुता अभूतपूर्व रही थी। तो ये हो गया आपका, इसका राइट आंसर ईरानी तथा यूनानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय कला थी ये मथुरा कला, तो ईरानी तथा यूनानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। मथुरा मूर्तियाँ अधिकांशतः किस पत्थर से बनी थी। मथुरा मूर्तियाँ अधिकांशतः जो बनी थी वो राइट आंसर इसका लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। लाल बलुआ पत्थर से क्यों बनती थी यहाँ की मूर्तियाँ, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के खदानों से निकलता था पत्थर, वो लाल बलुआ पत्थर होता था। पूर्व कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की सभी मथुरा मूर्तियाँ सीकर तथा भारतपुर की खदानों से निकलने वाले लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित की गई थी। हालांकि यह पत्थर मूर्ति कला के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता था। इसमें पीला तथा सफ़ेद अनेक धारियाँ होती थी, इसलिए विद्वानों का विचार है कि संभवतः जब ये उस मूर्तियों को बनाया करते थे तो उस पर कोई ना कोई कलर का लेप जरूर लगाते थे, जिससे कि वो ढक जाती थी। ठीक है, सुनहरे द्रव्य से रंग को कर देते थे, जिससे कि वो प्रकाशमान हो जाती थी, एक रंगी दिखने लगती थी, उनमें धारियाँ छिप जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वप्रथम कहाँ बनी थी। बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वप्रथम, मैंने आंसर इसका नहीं दिया, लाल बलुआ पत्थर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वप्रथम कहाँ बनी थी। बुद्ध की मूर्तियाँ जो सर्वप्रथम बनी थी वो मथुरा के संप्रदाय में बनी थी। राइट आंसर इज ए, मथुरा संप्रदाय में। ओके, इसका जो रूप था निसंदिग्ध रूप से मथुरा के संप्रदाय को सर्वप्रथम बुद्ध की पूर्ण रूपीण भारतीय प्रतिमा बनाने का श्रेय प्राप्त है। यह मत भारतीय ही नहीं अपितु आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का भी है। यद्यपि शुंग काल तक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे
ज़्यादा बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने का निषेध किया था, तब उन्होंने अपनी मूर्ति को बनाने का निषेध किया था। लेकिन धीरे धीरे जब ब्राह्मण धर्म में कृष्ण भक्ति संप्रदाय अधिक प्रबल होने लगा तो कृष्ण मूर्ति की पूजा का प्रारंभ हो गया था। उसी समय जैन धर्म में भी मूर्ति बनना निषेध नहीं था। अतः दोनों के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अछूता नहीं रह गया। बौद्ध धर्म भी अछूता नहीं था और बुद्ध की मूर्तियां बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। गांधार शैली का जन्म किस शैली के सम्मिश्रण से हुआ था? तो गांधार शैली जो थी वो भी भारतीय मूर्ति शैली और यूनानी मूर्ति शैली दोनों से प्रभावित सम्मिश्रण थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गांधार क्षेत्र के पूर्व में कौन सी नदी स्थित है? गांधार शैली के पूर्व में सिंधु नदी स्थित है। राइट आंसर इज ए, सिंधु नदी। जनरल कनिंघम ने गांधार क्षेत्र की सीमाओं को रेखांकित करते हुए लिखा था कि इसके पूर्व में सिंधु नदी तथा पश्चिम में लंपाक, आधुनिक जो लधमंस है, एक नगहार था, जलाताब के रूप क्षेत्र थे। उत्तर में यह स्वात की पर्वतमालाएं तथा दक्षिण में कालाबाग की पहाड़ी से घिरा था। सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश ही गांधार का प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, क्या आपको नोट डाउन करने लायक ये क्वेश्चन है, जो कि सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश ही गांधार का प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गांधार कला का मुख्य विषय क्या था? गांधार कला का जो मुख्य विषय था वो बौद्ध था। ये तो आपको सभी को पता होगा, बौद्ध था। गांधार की कला का विषय बौद्ध है और एकमात्र बुद्ध की लीला ही अनुप्राणित होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बैठाकर धर्म का उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? राइट आंसर इज डी, सारनाथ में। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा। ऋषि पत्तन या मृगदाय, हिरणों का जंगल इसको कहते थे। उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, सारनाथ को का नाम क्या था? ऋषि पत्तन या मृगदाव। पहले इसको ऋषि पत्तन भी कहते थे और मृगदाव भी कहते थे, जिसका मृगदाव जो होता है उसका फुल नेम हो जाएगा हिरणों का जंगल। और उपदेश देने के को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि भगवान बुद्ध को धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। उन्होंने कितने शिष्यों को बैठाकर धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था? 5 शिष्यों को बैठाकर। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर था? तो मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में राइट आंसर इस सारनाथ हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है बुद्ध कला का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपने लेखों की वजह से काशी का खोज किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री डेक्कन। श्री डेक्कन ने अपनी लेखों के माध्यम से काशी के तत्कालीन अधिकारी जो थे वो श्री डेक्कन ने सन 1798 ईस्वी में इस खुदाई का वर्णन किया था, जिससे लोगों का ध्यान सारनाथ के ध्वंसावशेषों की ओर चला गया। इसके बाद ही कार्ल मैकजी ने भी खुदाई करवाई थी। ओके, तो सारनाथ का श्री डेक्कन ने करा था। ओके, चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? चौखंडी स्तूप भी सारनाथ के धमेक स्तूप के पास में ही स्थित है। सारनाथ को जो सबसे टूरिस्ट प्लेस है जिसको उसको धमेक स्तूप कहते हैं। चौखंडी भी उसी के 8 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम के एक ऊंची सी ईंटों का धुआ है, जो कि युआंग च्वांग ने लिखा है कि सारनाथ से लगभग 8.8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जंगल में बीच में 9.44 मीटर ऊंचा स्तूप था। इसकी पहचान चौखंडी स्तूप से ठीक मिलती जुलती है। तो चौखंडी स्तूप से इसका नाम था। ओके,
धर्मराजिका नामक स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? धर्मराजिका जो स्तूप था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर इज ए, अशोक के द्वारा। ओके, जो अब काफ़ी नष्ट हो चुका है क्योंकि सन 1794 ईस्वी में 1794 में ये जगत सिंह के आदमियों ने इसे खोद डाला था। उस समय इसके अंदर 23 मीटर की गहराई पर एक गोलाकार पत्थर की पेटी में धातु गर्भ मंजूषा स्त्री मिली थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विशाल बोधिसत्व प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? विशाल जो बोधिसत्व की प्रतिमा थी वो भी सारनाथ से प्राप्त हुई थी। सारनाथ से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बुद्ध से रिलेटेड, जो मूर्तिकला से रिलेटेड प्राप्त हुई हैं, वो प्राप्त हुई हैं। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियाँ थी, धर्मराजिका स्तूप के पास मिली थी। पहली कनिष्क के राज्य संवत्सर 3 में स्थापित विशाल बोधिसत्व प्रतिमा और दूसरी धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की अत्यंत सुंदर मूर्ति जो सारनाथ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अहित छत्र किस काल की वास्तुकला तथा मूर्तिकला का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? अहित छत्रा किस विषय की वास्तुकला तथा मूर्तिकला का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? जो कि गुप्त कालीन है। राइट आंसर इज बी, गुप्त कालीन। ओके, तो यह जो है ये पुरातात्विक खुदाई के उपरांत 2 विशाल शिव मंदिरों का पता चला था। ऊंचे चबूतरे पर बने मंदिर की दीवारों पर मृत खंडों में उत्कीर्ण मूर्तियां जुड़ी हुई प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ओके, कांस्य की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो कांस्य की जो ये चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति थी ये अभी वर्तमान में कराची के संग्रहालय में स्थित है। राइट आंसर इज बी, कराची। ओके, पश्चिम भारत के कला केंद्र गुप्तकालीन कला के प्रमुख उदाहरण राजस्थान का मंडोर, जहां कृष्णलीला संबंधी शिल्पखंड मिला है जिसमें गोवर्धनधारी कृष्ण का अंकन उत्कृष्ट है। दूसरा मीरपुर खास जो सिंध पाकिस्तान में बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष मिले हैं, और साथ ही कांसे की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति जो वर्तमान में कराची संग्रहालय में स्थित है। तो इस तरीके से हो जाता है आपका 3 क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाता है जो कि पश्चिम भारत के कला केंद्र हैं। ठीक है, गुप्तकालीन कला के उदाहरण में राजस्थान का मंडोर, दूसरा था आपका मीरपुर खास, और तीसरा जो था कांसे की बनी मूर्ति जो कि आपका कराची संग्रहालय में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आपको 3-3 क्वेश्चन एक साथ जैसे नॉलेज में मैंने बता दिया। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति है वो चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति वो किस धातु से बनी है? तो कांस्य की बनी है, ये एक क्वेश्चन हो जाता है। कांस्य की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की खड़ी मूर्ति कहाँ पर संग्रहित है? कराची में, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि कांस्य की बनी चतुर्मुख ब्रह्मा की मूर्ति किस काल की है? तो गुप्त काल की है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आप उसमें 4 डिवाइड करके उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऐहोल के लड़खाना मंदिर और मूर्तियाँ किस काल की हैं? जो ऐहोल था उसके लड़खाना की और मूर्तियाँ जो हैं वो गुप्त काल की हैं। अभी हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी पढ़ रहे हैं गुप्त काल से ही पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल जो था मूर्तिकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो जैसे भी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये मूर्तिकाल के स्वर्ण काल के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। प्रलम बाहु की प्रतिमा किसकी है? ऐसे नाम दे देगा जो बाहुबली करके दे देता है, फिर पूछता है कि ये प्रतिमा किसकी है। तो प्रलम बाहु की जो प्रतिमा है ये किसकी है हमें बताना है। ठीक है, तो गुप्त काल की ये भी प्रतिमा थी। किस काल की थी? गुप्त काल की थी। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित प्रलम बाहु विष्णु की प्रतिमा थी। अलंकृत मुकुट, चौड़े कर्णकुंडल, भुजबंद, कंधों से होकर भुजाओं पर लहराती अजान लंबी वनभाला और प्रभामंडल की
बाहरी घेरा गोल पदतलों से अलंकृत है। ठीक है, प्रतिमा केवल घुटनों तक ही अवशेषित रह गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रलम्ब बाहु की प्रतिमा थी ये विष्णु की प्रतिमा थी। राइट आंसर इज सी, विष्णु की प्रतिमा थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के आगे पास चलते हैं हम। महानारायण की विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ संग्रहित है? महानारायण की जो विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति थी ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर इज बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, जिसके वर्तमान में केवल 2 हाथ कोहनी तक अवशिष्ट ही रह गए हैं और प्रतिमा जंघाओं के नीचे खंडित है। महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा मथुरा के उत्कृष्ट प्रतिमा किस सन की है, मतलब किस शताब्दी की बनी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं शताब्दी। ओके, राइट आंसर इज ए, 5वीं शताब्दी। विष्णु की इस प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नृसिंह की मुख है। प्रभामंडल में देवगणों की पंक्तियाँ तथा उसका बाहरी किनारा रुद्र मुखों से सज्जित है। कटी के नीचे का भाग खंडित हुआ है। ओके, तो इस तरीके से विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा मथुरा के उत्कृष्ट प्रतिमा 5वीं शताब्दी में बनी है और वो किस तरीके से है मैंने डिटेल में बता दिया। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा 30th मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो 31st मॉक टेस्ट, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग के मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, मुझे भी बताइए, कमेंट करिए। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी 32nd मॉक टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और मेरी वीडियो को मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।